वर्णमाला का सेकंड भाग मैं पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप लोगों ने कल पढ़ा था वर्णमाला के पहले भाग में, सेकंड भाग में हम आते हैं खंडेतर ध्वनि। खंडेतर ध्वनि, खंडेतर ध्वनि वो होता है बच्चों जिसे हम व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। जैसे कुछ आपको शब्द बताते हैं, जैसे दिल्ली। अब दिल्ली में खंडेतर ध्वनि कौन सा है जो व्यंजन गुच्छ है? दो व्यंजनों को मिलाकर जो दो व्यंजन एक साथ आते हैं उसे हम खंडेतर ध्वनि या व्यंजन गुच्छ कहते हैं। दो व्यंजन, जैसे दिल्ली में दो व्यंजन आए, दो ल। दूसरा उत्तर, दोनों में दो व्यंजन आए, त और त। कैसे? ल, इसमें हलंत रहेगा, ल प्लस ल। यह हमारा व्यंजन गुच्छ है, खंडेतर ध्वनि है। अब इसके अंतर्गत हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक। अब हम अनुनासिक के विषय में पढ़ेंगे बच्चों। अनुनासिक में तो होता है जो हम कोई शब्द बोलने में ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं और उसे नाक द्वारा बोलते हैं। दूसरा होता है निर्नुनासिक। इसका संकेत बच्चों अंग की मात्रा, अंग, इसे कहते हैं निर्नुनासिक। दो होते हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिक। कौन कौन से? अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक कहते किसे हैं? अनुनासिक कहते किसे हैं? वक्ता के द्वारा बोले गए वक्ता के, जैसे बच्चों वक्ता के द्वारा बोले गए निर्नुनासिक शब्दों को वक्ता के द्वारा बोले गए निर्नुनासिक शब्दों को ध्वनि के रूप में सुनना। ध्वनि के रूप में सुनना क्या कहलाता है? अनुनासिकता कहलाता है। अनुनासिकता कहलाता है। क्या? वक्ता के द्वारा बोले गए निर्नुनासिक शब्दों को ध्वनि के रूप में सुनना क्या कहलाता है? अनुनासिकता कहलाता है। जैसे वक्ता ने कहा, कहा, और श्रोता ने सुना, कहा। अब इन दोनों शब्दों में जमीन आसमान का अंतर है। जैसा कि कहा मीन्स बोला और कहाँ मीन्स किसी स्थान हो जाता है कि कहाँ से आ रहे हैं, और कहा मीन्स बोला, किससे, किसी ने कुछ कहा। यह दोनों किसके अंतर्गत आता है? अनुनासिकता के अंतर्गत आता है। बच्चों देखिए, जैसे कि कहा गया, कहा मीन्स बोला, कहा मीन्स स्थान हो जाता है। अब हम आते हैं मात्रिकता।
यह इसी खंडेतर ध्वनि के अंतर्गत आता है। मात्रिकता यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्या? मात्रिकता। इसके अंतर्गत आता क्या है? मात्रिकता कहते किसे हैं? वक्ता द्वारा, वक्ता के द्वारा कोई शब्द बोला हुआ, वक्ता के द्वारा कोई शब्द, लघु शब्द बोला हुआ, वह दीर्घ स्वर में सुनना, लघु शब्द बोला हुआ वह दीर्घ स्वर में सुनना मात्रिकता कहलाता है। आइए बच्चों इसे देखते हैं। वक्ता द्वारा, वक्ता के द्वारा बोले गए लघु मात्रिक वक्ता के द्वारा बोले गए लघु मात्रिक, वक्ता के द्वारा बोले गए लघु मात्रिक वर्ण को दीर्घ मात्रिक के क्या है बच्चों? मात्रिकता किसे कहते हैं? वक्ता द्वारा बोले गए मात्रिक वर्ण को दीर्घ मात्रिक के रूप में सुनना। रूप में सुनना आपका क्या कहलाता है? मात्रिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रिकता कहलाता है। जैसे इसके अंतर्गत आता है, जैसे खंडेतर ध्वनि है बच्चों, जैसे व्यंजन गुच्छ कहा गया ना, जैसे इसका मात्रिकता का उदाहरण यही है उतर, और सुनने वाला सुनता क्या है? उत्तर। उतर, सुनने वाला क्या सुन रहा है? उत्तर। उतर मीन्स उतरना, नीचे आना, और उत्तर मीन्स आंसर, उत्तर देना। दूसरा है बचो, और श्रोता क्या सुन रहा है? बच्चों। वक्ता बोल रहा है बचो, और श्रोता क्या सुन रहा है? बच्चों। बच्चों मीन्स बचना, बच्चों मीन्स बच्चे। यह क्या है? मात्रिकता है। अब इसमें पूछता है कि खंडेतर ध्वनि क्या है, तो ये आपका खंडेतर ध्वनि है, या कहिए व्यंजन गुच्छ। क्या है? इसे आप या खंडेतर ध्वनि कहिए। पेपर में पूछता है कि खंडेतर ध्वनि, ऐसे शब्द दे देगा कि इसमें खंडेतर ध्वनि क्या है या व्यंजन गुच्छ क्या है, तो आप क्या बताएंगे? ये आपका व्यंजन गुच्छ समझिए, कहिए, या खंडेतर ध्वनि कहिए। और भी है जैसे दिल्ली, वक्ता बोला दिल्ली और सुनने वाला सुना दिल्ली, ये आपका व्यंजन गुच्छ है या खंडेतर ध्वनि। दिल्ली मीन्स दिली इच्छा, दिल से कही जाने वाली बातें, और दिल्ली मीन्स जगह का नाम। बच्चों वर्णमाला के अब तीसरे भाग पे आते हैं। आपका स्वनिम के चारों भेद समाप्त हुए, खंडेतर ध्वनि उसका चौथा भेद था, समाप्त हुआ। अब वर्णमाला के हम तीसरे पे आते हैं भेद पे, लेखिम। जैसा आपको इस पॉइंट से ही पता चल रहा है, लेखिम मीन्स लिखना। अब पहला पॉइंट इसका है वर्णों के लिखित रूप।
वर्णों के लिखित रूप को लेखिम कहा जाता है। वर्णों के लिखित रूप को लेखिम कहा जाता है। दूसरा पॉइंट इसका है बच्चों, यह लिपि के पहले की प्रयोगात्मक अवस्था होती है। यह लिपि के पहले की प्रयोगात्मक अवस्था होती है। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं, हमारी हिंदी संस्कृत से निकली हुई है। इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। इसके अंतर्गत लेखिम के अंतर्गत बच्चों लिपि आती है। उसमें जैसे बताया जाता है, हमारी लिपि हिंदी जो है संस्कृत से निकली है, लेकिन संस्कृत हमारी लिपि कौन सी है? हिंदी देवनागरी लिपि है। और यह निकली किससे है? सारी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हुई हैं। सारी लिपियां जो है ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। यह ब्राह्मी लिपि का रूप है देवनागरी। लेकिन बच्चों मेन उस पे आते हैं मुद्दे पे, जो हमारा वर्णमाला का अक्षर है बच्चों, वह अक्षरात्मक लिपि है। वर्णात्मक लिपि जितने इंग्लिश के वर्ड हैं, रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। और वर्ण जो है हमारे, जो वर्णमाला के वर्ण हैं, वो अक्षरात्मक लिपि हैं। यह पॉइंट हमेशा पेपर में पूछता है। वर्ण हमारे क्या हैं? अक्षरात्मक लिपि हैं। अब हम आते हैं इन्हीं शब्दों को, जैसे कि इसके अंतर्गत पहले की निकली, जैसे ये दूसरा पॉइंट है, यह लिपि पहले की प्रयोगात्मक अवस्था होती है। जैसे पहले का प्रयोगात्मक, अब ल ऐसे लिखा जाता है, पहले प्रयोगात्मक, इसका ल की आकृति ये थी। अब झ की आकृति ये थी। इसी वर्णों को बच्चों मानक वर्ण भी कहा जाता है। मानक वर्ण भी कहा जाता है। यह हमेशा परीक्षाओं में पूछता है कि मानक वर्ण कौन सा है। हमेशा इन्हीं वर्णों को मानक वर्ण कहा जाता है। अगर इन दोनों में से दोनों नहीं रहेगा, एक ही रहेगा, ऐसे वर्ण जो हैं आपके मानक वर्ण कहे जाएंगे। जो ब्राह्मी लिपि है, यह दोनों लिपियां ब्राह्मी लिपि की हैं। अब इसी को समय चक्र कहा गया। समय चक्र बढ़ा आगे और यह बना हमारा ल और झ। इसको आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं स्क्रीनशॉट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं पांचवें भाग पे, रूपिम। रूपिम
दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को रूपिम कहते हैं। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को रूपिम कहते हैं। दूसरा पॉइंट यह है, यह भाषा तथा वाक्य की सबसे छोटी सार्थक इकाई मानी जाती है। सार्थक इकाई मानी जाती है। यह भाषा तथा वाक्य के सबसे छोटी सार्थक इकाई मानी जाती है। अब रूपिम के, यह आपका रूपिम किसे कहते हैं, यह आपको बताया गया। पहला, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को रूपिम कहते हैं। दो या दो से अक्षरों के मेल को करेंगे तभी तो एक नए रूप का निर्माण होगा, एक नए शब्द का निर्माण होगा, उसी को हम रूपिम कहेंगे। नया रूप देंगे, उसी को हम रूपिम कहेंगे। दूसरा पॉइंट है, यह भाषा तथा वाक्य की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। अभी यह छोटी सार्थक इकाई इसलिए है कि इसमें जो है हम एक एक वर्ण को जोड़ेंगे, मात्राओं को अभी नहीं लाएंगे, इसलिए यह सबसे छोटी इकाई कही गई। अब इसके भेद के बारे में पढ़ते हैं। रूपिम के भेद। आइए देखते हैं कि रूपिम के भेद कितने होते हैं। रूपिम के 3 भेद होते हैं। पहला, मुक्त रूपिम। दूसरा, पहला मुक्त रूपिम, दूसरा बद्ध रूपिम। तीसरा, मुक्त बद्ध रूपिम। कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। मुक्त रूपिम, दूसरा बद्ध रूपिम, तीसरा मुक्त बद्ध रूपिम। 3 इसके भेद होते हैं। इसके विषय में अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।